A devastating plane crash that shattered countless dreams has sent shockwaves across India. Just moments after the tragedy struck, help arrived, and leading the charge was the 108 ambulance service, 108. In a remarkable twist, the ambulance driver, who happened to be having lunch at the same hostel where the aircraft actually crashed, became the first responder. Within minutes, he rushed to the site, initiating the rescue himself. My colleague Ravish spoke to the ambulance service manager and the heroic driver. Watch this gripping account of bravery and humanity, and it's only on NDTV. 12 तारीख को जो विमान का हादसा अहमदाबाद में हुआ, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो एम्बुलेंस 108 नंबर की थी, जो गुजरात की सरकारी एम्बुलेंस सर्विस है। सबसे पहले उस विमान हादसे का एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव सतिंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने विमान हादसे की सबसे पहली कॉल एम्बुलेंस की। सतिंदर सिंह जी ने जितेंद्र शाही जी को की थी, और क्या उसमें कहा जितेंद्र शाही जी हमें सुनवाएंगे। जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, ये सतिंदर सिंह जी उसी जो मेडिकल का कैंपस है उसके ठीक सामने बैठे हुए थे, और जैसे ही ये विमान गिरा सबसे पहले इन्होंने देखा और सुनाया क्या, शाही जी को क्या फोन किया, ये देखिए, ये सुनिए। सिविल के पास बहुत सारी आग लगी है। सिविल के पास? हाँ, क्या था, प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। हाँ, ओके। वहाँ से टीम को टीएल को बोल के सर फायर ब्रिगेड भेजे ना जल्दी। हाँ, भिजवाता। ये 1:41 पर सबसे पहली कॉल 108 नंबर को जाती है। सतिंदर सिंह जी, आपने क्या देखा था उस वक्त 1:41 पर? सर, मेरा ऑफिस 1200 बेड गेट नंबर 8 पे है। हाँ। हम लोग मेरी टीम के साथ में खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए तो एक साउंड सुनाई दिया, तो हमने बाहर आकर देखा तो पीछे ब्लैक स्मोक निकल रहा था। तो मैं मेरी टीम को इन्फॉर्म किया कि आप जल्दी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचो। मैं दौड़ के वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ पे पूरा आग लगी हुई थी। अच्छा। और एक सिक्योरिटी गार्ड वाला पहले पर्सन जो बाहर निकला तो पूरा जला हुआ था आधा। अच्छा। तो अपनी जो एम्बुलेंस वहाँ पहुँची तो उसमें बैठाकर उनको सिविल पहुँचाया। सबसे पहले सतिंदर सिंह जी ने शाही जी को, जितेंद्र शाही जी को फ़ोन किया। जितेंद्र साहब, इनका जब फ़ोन आया, पहला रिस्पॉन्ड क्या हुआ कि आपको लगा कि विमान हादसा है? मैं जो 108 सेंटर का हेड ऑफिस है अहमदाबाद, वो सेंटर में बैठा हुआ था। सडनली इनका कॉल आया 1:41 पे, जो आपने रिकॉर्डिंग सुना कि सर ऐसा कुछ हुआ। तो हमको खुद पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। प्लेन क्रैश हुआ है, इन्होंने फिर बताया, हम शायद समझे कि मिलिट्री जोन है, चाहे यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ क्रैश ब्रेश हुआ या कोई कुछ चीज़ फटा हो। बाद में मैं दौड़ के भागा, हमारे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का कॉल सेंटर था उसमें तुरंत ही कि भाई कुछ बड़ा हुआ है। हमने एम्बुलेंसेस को डिस्पैच दिया, कंसर्न जो एजेंसीज है फायर, उनको सबको इन्फॉर्म कराया। फिर विदिन मिनट्स दूसरे कॉल सब आना शुरू हो गया कि भाई हुआ है ना, कंफर्म हुआ कि भाई पैसेंजर प्लेन फटा है। विदिन मिनट्स हमने 15 से 20 मिनट में दूसरी 20 एम्बुलेंस की व्यवस्था की, और पहली 25 एम्बुलेंस रेस्क्यू में लग गई, और फायर की गाड़ी आ गई, एनडीआरएफ की टीम 8 से 10 मिनट में सारी टीम दूसरी यहाँ पे आ गई। और हमने जो पहले जो लोकल थे या वहाँ पे जो जिसको चोट बोट लगी या जो हॉस्टल के बच्चे जो भाग के आए स्मोक के कारण, उनको पहले जो 15-20 जन है उनको फटाफट एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया। अच्छा, अब एक और चीज़ दर्शकों को बताएं कि जो विश्वास, जो 242 पैसेंजरों में से एक शख्स जो बचे, वो विश्वास जी को भी सतिंदर सिंह जी ही लेकर गए थे। सर, वो क्या सीन था? सर, जैसे ही मैं सीन पे पहुंचा, वहाँ पे देखा कि एक पर्सन गेट में से बाहर आकर वापस अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको पकड़ा तो पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो मेरे रिलेशन वाले हैं, फैमिली मेम्बर है, वो प्लेन में जल रहे हैं, और मैं प्लेन में से बाहर कूद गया था। तो आपको भरोसा हुआ कि वो ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा ट्रस्ट तो नहीं, लेकिन उसके जो हाव भाव थे उससे पता चल रहा था कि शायद ये सच बोल रहा है। लेकिन फिर उसको बाद में उनको हमने एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। शिफ्ट करते हुए जो मेरी टीम है, तो उन्होंने वापस उनसे इन्फॉर्म पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं गोवा का रहने वाला हूँ, जहाँ से हम लोग लंदन जा रहे थे, जिसके कारण जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ, मैं जो सीट थी मेरी वो एमरजेंसी गेट के पास थी, तो वह जैसे एमरजेंसी गेट टूटा तो मैं वहाँ से बाहर निकल गया। जैसे कि सर, मैं
जब ये वीडियो वायरल हुआ, सब सोशल मीडिया पे आने लगे, हमारे पास इंक्वायरी आने लगे कोई बचा है, हमको तो विश्वास नहीं है कोई बचा है। हमारी टीम ने भी, क्योंकि हमारे पास कुछ डिटेल थे नहीं, लेकिन इनका नाम रिकॉर्ड करके हम पेशेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करके आए थे। शाम को जब पता चला कि भाई जो पैसेंजर का लिस्ट आया उसमें, और हमारी टीम ने जो हैंडल किया कि भाई नाम विश्वास करके है, तब हमको पता चला कि एक्चुअली सर्वाइवर है। फिर भी विश्वास ना होने का, जो एम्बुलेंस की टीम ने उस पेशेंट को हैंडल किया था, सतिंदर जी और जो एम्बुलेंस के क्रू मेंबर थे, उनसे हमने कंफर्म किया कि आपकी क्या बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जैसे भी पेशेंट को हमने अंदर लिया, विश्वास जी को, वो घबराए हुए थे। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि मैं फ्लाइट में से कूद गया, फ्लाइट में से गिर गया, फ्लाइट में। हमको लगा शायद कि ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, उस पर गिरा है, फ्लाइट पर से कोई कूदा होगा, हमको विश्वास ही नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि जैसे कि दीव का रहने वाला हूँ, लंदन जाना है और मेरे फैमिली मेम्बर अंदर है, मैं अंदर से गिरा हूँ। जब शाम को जो पैसेंजर लिस्ट का कंफर्म हुआ, तब हम ऑफिशियली बोल सके कि भाई वो बंदा बचा हुआ। बाकी हमको विश्वास नहीं था कि वो बंदा अंदर का ही था। अच्छा सर, एक बस आखिरी सवाल है, जब ये आए, आप लोग वहाँ पहुँचे, तो किस तरीके का मंजर, इससे पहले तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा वैसा, ये जो स्थानीय लोगों की जो डेथ हुई है उसके बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? सर मंजर तो एकदम भयावह था कि हम इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमको ऐसे सिचुएशन के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 10 15 विक्टिम्स हमने हैंडल किए होंगे। इवन अहमदाबाद का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी सब हैंडल किया गया था, पर एक ही स्पॉट पे इतना बड़ा हमने इमरजेंसी की कैजुअलिटी कभी देखी नहीं थी। लेकिन सर रिसेंटली जो वॉर एक्सरसाइज मोकड्रिल हुआ था, उसमें हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था ऐसा सर्विस मेडिकल रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ। उसका जो अनुभव है वो हम पे काम आया, क्योंकि उसमें वो मोकड्रिल में ऐसा बताया गया था कि एक मिसाइल गिरे सिविलियन पे, पब्लिक पे या मिलिट्री जोन पे, तो कैसे रेस्क्यू करना है। नंबर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, 200 150 300, उसको कैसे हम रेस्क्यू करेंगे, जो बचा है उसको बचाना है, जो बॉडीज है उसको कैसे हमको ट्रांसफर, उसका इस रेस्क्यू में हमें बहुत काम आया उस अनुभव को। So what really unfolded in those very, very critical first 5 minutes after the plane crash, you heard from those who actually showed that swift action which was needed at that moment. Ravish, who spoke with the 108 ambulance service driver, is joining us live. Ravish, इनकी हिम्मत और साथ साथ बहुत ही जल्दी में से उन्होंने जो डिसीजन लिया, उसके वजह से कम ये हुआ कि जो विश्वास मलबे से निकले तो वो उनको हॉस्पिटल जल्दी से वो पहुंचा पाए। जी बिल्कुल मारिया, और ना सिर्फ विश्वास बल्कि जिस कैंटीन के ऊपर में ये पूरा प्लेन गिरा था और जो आसपास की 7 इमारतों में जो उस वक्त स्टूडेंट थे, तकरीबन 30 से ज़्यादा घायल स्टूडेंट्स को 108 सर्विसेज के एम्बुलेंस ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। इसमें मैं सल्यूट करना चाहूँगा 3 वर्ग के लोगों का। एक तो 108 सर्विसेज का जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, दूसरा आर्मी का, क्योंकि जहां पर ये विमान क्रैश हुआ उसके ठीक पीछे आर्मी का कंपाउंड था और एक बीच में दीवार थी। आर्मी ने तुरंत 10 मिनट के भीतर उस दीवार को तोड़ दिया, अपनी ही दीवार को तोड़ के, और आर्मी के कमांडो स्थानीय लोगों के साथ में, जो कि वहाँ के लोग थे, उनके साथ में मिलकर दीवार को तोड़कर वो लोग तुरंत कंपाउंड में पहुँच गए और फिर राहत का काम बहुत तेज़ी के साथ में शुरू हुआ। तो मेगानी कॉलोनी के लोग, आर्मी के कमांडो और 108 सर्विसेज के लोग, ये तीनों ही जो लोग थे वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे जिन्होंने बड़ी तादाद में जो घायल हैं उनको पहुंचाया, क्योंकि 300 से ज़्यादा लोग इसमें हताहत हुए थे। इतना बड़ा भयानक हादसा था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और आप सोचिए कि सतिंदर संधू को भी सल्यूट है कि आम तौर पर जब इतना बड़ा धमाका होता है तो लोग उस धमाके से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो है उसमें सतिंदर संधू जाते हुए दिख रहे हैं, बचाते हुए दिख रहे हैं विश्वास को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं जो इतने लोग घायल जो बचे हैं, सकुशल हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, जो खतरे से बाहर हैं, वो इन्हीं तीनों लोगों के कोशिश का नतीजा आप कह सकते हैं कि ये है कि बहुत सारे लोगों को बचाने में कामयाबी मिली। बिल्कुल सही बोला आपने रवीश, कि इनकी बहादुरी को सलाम, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई और उसके अलावा बहुत ही चुस्त तरीके से वो जगह वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने लोगों को बचाने की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने निभाया। थैंक यू सो मच रवीश फॉर जॉइनिंग अस एंड गेटिंग अस दैट बिग एक्सक्लूसिव ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। आई एम गोइंग टू शिफ्ट फोकस नाउ टू what is playing out at that hospital in Ahmedabad. This is about DNA profiling.
With DNA profiling of 9 victims of this crash complete, the hospital authorities in Ahmedabad have actually handed over the bodies to the families. And as per the protocol, bodies are being released only after complete DNA verification and legal paperwork. Earlier, 8 victims who were identified by their relatives did not need any DNA profiling as their bodies were not damaged and had been handed over to the families. Doctors have now said that there are around 270 bodies which have been brought to the hospital from the air crash site so far. Let's listen in now to Dr. Rakesh Joshi on what really is happening at that hospital. सरस्वती भवन जो बीजे मेडिकल कॉलेज में है वहाँ पर डीएनए के लिए सैंपलिंग किया गया। उसके साथ साथ पोस्टमार्टम में भी डीएनए का सैंपल लिया गया और एफएसएल के माध्यम से उसका मैचिंग हो रहा है। जैसे जैसे मैचिंग प्रक्रिया होती जाएगी ऐसे ऐसे डीएनए का सैंपलिंग का रिपोर्ट हमारे पास आता जाएगा। आज की बात करूंगा तो आज से ही वो रिपोर्ट आना चालू हुआ है और अब तक हमारे पास 9 डीएनए सैंपल के रिजल्ट आए हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी सुविधा के लिए, आपकी सगवड़ के लिए आप जब चाहो सिविल हॉस्पिटल में अपने परिवार के सदस्य की पार्थिव देह लेने आ सकते हो। इसके लिए एक हमने एसओपी बनाई है, एडवाइजरी बनाई है कि हमारे यहाँ से जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस नंबर से आपको फ़ोन आएगा, उनको फ़ोन आएगा कि जिन्होंने ब्लड सैंपल दिया है, जो व्यक्ति, जो परिवार का सदस्य ब्लड सैंपल देने आया था उनका नंबर हमारे पास है। उस नंबर पे यहाँ से फ़ोन आएगा कि आपका डीएनए मैचिंग हो गया है, आपको सिविल कब आना है या जब भी आप आ सकते हो उस हिसाब को आपको टाइमिंग देके बुलाया जाएगा। आपको सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ऑफिस है, वहाँ पर पीए का जो रूम है वहाँ पर हमने कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ आके रजिस्ट्रेशन करना है। आपका और आपके परिवारजन का दोनों का आइडेंटिटी कार्ड लेके आपको आना है। उनका कोई और रिलेटिव आ रहा है, जैसे वो खुद नहीं आ रहे, कोई बुजुर्ग है नहीं आ रहे, कोई छोटा बच्चा है नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो भी व्यक्ति लेने आ रहा है उसके पास वो अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि मेरी बजाय ये व्यक्ति आएगा। So Dr. Rakesh Joshi there explaining the entire protocol that is being followed at the civil hospital in Ahmedabad. We have Aishwarya Jain joining us from the civil hospital. Aishwarya, most families need closure, and that is the reason why they are waiting patiently but very, very anxiously at the same time to get details. Is there a timeline that the hospital is now looking at? How soon will they be able to hand over most of these bodies? Well, I must tell you that Gandhinagar has the best DNA testing facility, and that's where Home Minister Amit Shah stated that the DNA samples that are being taken over here, they are not going to send it to different states. All the things, all the facilities are available here. But it's a complex process. 275 plus bodies have come from the crash site with multiple parts broken of one individual body, and they have all gathered and sent to the postmortem office. The government and the Gujarat administration has been requesting the relatives to come and give their samples, although the family relative members who are living in India, they have already come, and almost 230 DNA samples have been taken so far. 9, we have been told till now, the DNA profiling has been done, they have been matched, and one body of a passenger from Anand district had already been delivered. But it's a very, very complex process technically as well, because the parameters have been set, and according to those parameters they are testing and matching the DNA profiles. Today there was an official release from the Gujarat Health Department that suggested that the timeline that they have set is of course of 24 to 48 hours, and beyond that they will be starting handing over the bodies after the testing would be done. But it is also on the other side, these relatives who are coming from abroad, they have not reached till now, and they will also
give sampling. Currently, where I'm standing is Kasauti Bhavan, the designated area of the BJ Medical College, where all the relatives have been asked to come. And the official release now states about how the dead bodies would be dispatched. Via road, the Gujarat government had provided free ambulance services to those who can take the dead bodies, or if any family relative wanted to take the body abroad, then Air India will fully support them. First, the closest relative or the person from the family member who had given the DNA sample should have to come with proper documentation and the mobile number that had been registered. They have to go to a medical superintendent here at the civil hospital, and then finally they can take the body. Regarding the civil hospital authorities, they will give a postmortem report, a death certificate, and later all the legal formalities will be done, and only after that the bodies will be given. But certainly many family members are anticipating, they're desperately waiting to hear from the authorities. The mobile numbers had been flashed. Specifically, they have been told that only those mobile number phone calls they should receive, and no other messages or the phone calls they should trust. Wait. So all of those have Certainly, been kept in Aishwarya, mind. But from tomorrow onwards, the bodies would be given. At that hospital, as they wait for the DNA samples to be matched, we have Dr. Sanjeev Bagai, Chairman and MD of Nephron Clinic, joining us. We also have Vayan Sharma, CEO of Chimes Aviation, joining us. Dr. Bagai, this is going to be an extremely tough task because most of these bodies are charred beyond recognition. Good evening. My condolences and prayers to the families who've lost their near and dear ones. This is extremely tragic. The process of identifying individuals who've been burned, charred beyond recognition, there's just a degraded mass of protein and flesh, is indeed difficult. So to get a DNA sample, you can use any part of the body tissue. It can be hair, skin, blood, even clothes sometimes, or saliva, eye samples, hair samples, even fingernails. But if the body is charred beyond recognition, then it becomes a real challenge. So when the sample is taken, it's a complex process of taking the sample, storing it at a particular temperature, transporting it to the DNA lab. The sample then is extracted, it is purified, there is an amplification done. That means your protein subparts, what we call as alleles of the amino acids, are amplified, and then it is matched with the relatives of the person who's deceased. The match, if it is true and the conduction is accurate, it's almost a 99.9% accuracy in terms of a match, apart from identical twins. But otherwise, this process is extremely foolproof. The challenge really comes is if the bodies are intermixed, if the sample extraction is difficult, or you don't get across to compare it with the relatives of the person who's deceased. But this is something which is going to take a couple of days. There are various newer procedures which are now being used, such as what we call as STR. It can be done within 6 to 8 hours, the sampling. But we need a cross-as comparison with the relative samples. So the process, of course, is going to take time, probably another 24 to 48 hours, I guess. Yes, that's what the superintendent also said, that medical superintendent at the civil hospital there. Vayan Sharma, when you look at this weight of the relatives, it's heartbreaking, certainly. I mean, it's totally, we can't put that in words because they are waiting to identify and they need closure. They need these rituals to be completed, the final rites to be completed, the last rites to be completed, for them to realize that their loved one is no more. Can this process be expedited as well, or do you think that that's something that is not possible at all? First and foremost, I'm not a medical person, so honestly, I think I'm in no position to comment. But I just go to the basic thing. Why do you think anybody would delay this? I think the authorities, let's go with the assumption that the authorities would try their best to finish it as soon as possible and hand over the bodies to the kin so that they get some closure. Why should I go with an assumption that, that it could have been done faster and it is not being done faster or whatever, or it is being done faster and do a hodgepodge job of it?
like what the good doctor was saying, that the process, especially when the body is charred, okay, it becomes that much more difficult. We're talking so many bodies which are there and parts which are intermixed also. That those are the reports which are coming in, That's right. right? So they also need to see. You need to make sure that you are doing it properly. Also, you can't just say, okay, fine, I have these many. Okay, let me just hand over one to everybody. Nobody is the wiser. That's not how these things work. Yes, absolutely. And this stay with us, because in the aftermath of this tragic Air India crash in Ahmedabad, Pallav Bagla has spoken to Dr. Rakesh Mishra, who is the former director of Center for Cellular and Molecular Biology at Hyderabad, about how DNA fingerprinting can help identify victims, from charred remains to familial matching. Science offers clarity and closure, ladies and gentlemen, and India is equipped to respond with precision and compassion. Can you explain to us in simple terms what is DNA fingerprinting and how can it be deployed and used in a situation like an aircraft? Thank you, Pallavji, for approaching me. DNA fingerprinting is a now very well established technique for identifying individuals. The way we do this is from any source of genetic material, whether it's part of the tissue or semen or blood, saliva, hair follicle, any part of the body from where we can extract nucleic acids. We can get very small amount is also okay. So from there we extract the DNA, and that DNA is then processed to look for specific regions of the genome. They are generally repeats which vary a lot in the population, and that's how every individual is unique. And we can then identify whether the samples that we are having are of the same individual or different individual, and to whom these people may be related. Let's say somebody claims that this is my son or daughter, then we can compare with the parents and tell that yes, this is the related person or not. So Dr. Sanjeev Bagai, everybody can be identified using this entire process of DNA sampling. Give us more details of how this entire process is carried out and how scientific it is in terms of clarity and also the method that is followed. Yeah, so the method is almost a 99.9% foolproof. It's highly accurate. It's extremely pinpoint. Like I said, apart from identical twins, it's almost 99.9% accurate. So when you get the tissue samples, it is purified. The DNA, as far as the protein, the genome is amplified. So your body has chromosomes. Your chromosomes have DNA. The DNA runs in a particular sequence of events, in a particular match sequence of amino acids. Once you amplify them, you tend to get spikes. That means you tend to get peaks as far as your tracing is concerned. Those peaks are then compared with your relative's DNA sample, and it is called as peaks of alleles. Alleles are small parts of your protein composition, of your amino acid composition in your DNA. And then it is matched. It's computerized. It's done in a particular lab so that the sterility is maintained. It's very, very precise. It's extremely accurate. And there are certain codon repeat techniques which are used now, in which the reports can come within 6 to 8 hours or so. The earlier techniques took about a day or so. But Gujarat has phenomenal medical services, and I think they would be able to deliver the results in time. The real challenge comes is when the bodies themselves may be charred as intermingled or mixed. So the sample contamination may not be at the lab end, but it can be at the source of collection. So it is a challenge. 240 odd human lives lost here, plus a lot of DNA would be required of the young medical students in the hostel mess who unfortunately lost their lives. There are some still missing. So I think it's a challenge in terms of a volume which they have to deal with. And then running parallelly is to get the relative samples. So there's a lot of coordination, there is a lot of testing. So we just have to be patient probably for a day or so more. Yes, and Mr. Sharma, of course, we are waiting for the black box to reveal the truth as to what really happened
in those few seconds when the plane takes off from the Ahmedabad airport. It fails to reach that thrust and then it crashes in matter of few seconds. We will know about it. The black box will reveal the truth. Do you think that decoding of the black box also takes a little more time? And we'll have to be a little more patient? Look, the investigating agency which will decode the black box, they need to rule out each and every possibility before giving you a conclusive answer on what caused the crash. It's a very exhaustive process, It's not that you just get the data out from there and, hey presto, within half a day you say, okay, this is it. That's not how they work. It's a very responsible process by which this inquiry is done. So they need to eliminate each and every possibility based on the facts that they get out of the black box, that, okay, this scenario ruled out because of this scenario ruled out but this is likely caused because of this evidence which is there in it. So the process, and for a lot of stuff in this particular crash, I don't know how much of equipment is still left after, a lot of it has got destroyed by fire. Sometimes parts of the equipment need to be sent for testing to various agencies for getting the reports from them on that, the parts of the structure, engine, whatever. I don't know, as I said, that in this case, what is left, which can be done. But, the agencies which investigate this need to do a very thorough job. It cannot be a quick fix. It cannot be that, okay, fine, give an answer. I know everybody is anxious to know exactly what happened because it's devastating. It is something which, you feel you need closure on this, that you at least get to know what happened to a perfectly good working plane. It takes off and literally within 30 seconds it just crashes. So yes, everybody is, looking for answers. The world is looking at this because this is the first Dreamliner crash which has happened where, there has been such a massive loss of life, or, there has been what they call a total loss of a Dreamliner. That's never happened before, ever since this aircraft was introduced. So the whole world is also watching this inquiry, that what comes out of it, because that is how aviation works. When there is a crash like that, what you do is you learn from that so that the same thing does not happen again. All so, right. Everybody is looking at it. Absolutely. So it could take 3 months, 8 months, a year, honestly, not possible right now to fix a timeline on it that, a report has to come in this much time. Absolutely. There will be a preliminary report which will come in a month's time. Sure. Mr. Sharma and Dr. Bagai, thank you so much for joining us here on NDTV. We are slipping into a short break, and after that, we'll be paying tribute to Vijay Rupani, the former Chief Minister of Gujarat. He was also on this plane that crashed in Ahmedabad.